नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है और आज मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं हेडेक। हेडेक में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ माइग्रेन। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको बहुत हेडेक होते रहते हैं, सर दर्द होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कारण क्या है, क्यों होता है। तो जिसमें से एक बड़ा कारण जो बहुत कॉमन है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेन। अब माइग्रेन जो है फीमेल्स में कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और कहा जाता है कि करीबन अगर 5 फीमेल्स में से किसी न किसी एक फीमेल को हेडेक माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? माइग्रेन के सिम्टम्स ज़्यादातर जो कहा जाता है वो ये है कि जो हेडेक है वो किसी एक तरफ स्टार्ट होता है, ब्रेन के या तो राइट या लेफ़्ट, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरफ हो, कभी कभी पूरे सर में भी हो सकता है। इसके साथ जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं जिसमें कि पेशेंट को नोज़िया फील हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लाइट से आवाज़ से परेशानी होती है, और जो हेडेक है उसका जो करैक्टर होता है वो वैसा रहता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोबिंग हेडेक या पल्सेटाइल हेडेक। वो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर ब्रेन में पल्सेटाइल सा फीलिंग आ रही है। ये जो हेडेक है वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी होता है और बहुत ही डिसेबलिंग होता है। कभी कभी रेयरली कुछ पेशेंट्स में आँखों में जो आँखों की जो आईलिड है वो ड्रूप हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, या फिर जिसको टोसिस बोलते हैं। कभी कभी एक हाफ ऑफ द बॉडी में पेशेंट को पेन हो सकता है या वीकनेस आ सकती है, पर ये बहुत रेयर है। एक जो सिम्टम्स होते हैं जो माइग्रेन में हर माइग्रेन में नहीं मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑरा जो होता है वो माइग्रेन से पहले, जो हेडेक स्टार्ट होने से पहले, हेडेक के समय या हेडेक के बाद भी रह सकता है। इसका ड्यूरेशन अराउंड 1 आवर रहता है। ऑरा ज़्यादातर जो मिलता है वो मिलता है विजुअल, यानी हमें पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होने से पहले कुछ दिखता है अजीब सा, जिसको हम बोलते हैं कि उसको कुछ लाइन सा अजीब सा लाइन सा, उसको एक स्पायरल सा एक विजन दिखता है। कभी कभी नेगेटिव विजन इन द फॉर्म ऑफ कि उनको स्कोटोमा, जैसे ब्लैक, जिसमें कि जो विजन है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। कई पेशेंट्स को ऑरा में सेंसरी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि कुछ अजीब सा सुनाई देना, कुछ एबनॉर्मल स्मेल। इसके अलावा कई पेशेंट्स को जो सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स, मतलब माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले, जिसमें पेशेंट को बहुत अनईजीनेस सा फील होता है, नोज़िया तो जैसे फील होता ही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, जनरलाइज वीकनेस, ये सब हो सकता है। ये क्यों होता है? अभी तक की जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं माइग्रेन में, उसका अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है, लेकिन कहा जाता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द न्यूरोवस्कुलर, जिसमें कि नर्व एंड वेसल्स, जो ब्रेन की वेसल्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होने की वजह से ये माइग्रेन ट्रिगर होता है। अदरवाइज़ जो मेन कारण लगता है वो जेनेटिक है। जैसे जो पेशेंट है जिसको माइग्रेन है, उसकी जो प्राइमरी अगर हम फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे तो 70% पेशेंट्स में हमें माइग्रेन की हिस्ट्री मिलती है। अब सबसे कॉमन चीज़ है, माइग्रेन जो है वो किसी ना किसी वजह से ट्रिगर होता है। तो ये जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमें बहुत डिटेल में समझना होगा, क्योंकि अगर हम इन ट्रिगर्स को अवॉइड कर देंगे तो हम कई हद तक माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो आखिर ये ट्रिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है? तो ट्रिगर्स में सबसे पहले हैं, जैसे कि आप अगर अपना मील स्किप करते हैं, जैसे कि आपने मील स्किप कर दिया या आपने फास्टिंग रखा है, तो पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया है तो माइग्रेन हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। फिर इसके अलावा कुछ फूड हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, रेड वाइन, सिट्रस फूड, कई लोगों को चीज़ से, समटाइम्स पैकेट फूड, नूडल्स, उनसे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। फिर एनवायरमेंटल कॉजेज़ में जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर चेंज, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड हो, उसमें ऐसा हो सकता है। स्क्रीन टाइम, टीवी ज़्यादा देखना या मोबाइल पे ज़्यादा काम करना, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, उससे भी पेशेंट को ट्रिगर हो सकता है। फिर आते हैं जैसे कि स्मेल, सेंसरी, जैसे स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल, परफ्यूम हो गया। कई पेशेंट्स बताते हैं कि जब भी वो इस तरह का स्मेल करते हैं तो उनको हेडेक होने लगता है, तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्मेल हो गया, देन सनलाइट, लाउड साउंड, इनसे भी ट्रिगर होता है पेशेंट को।
फीमेल्स में पीरियड्स के समय पे कभी कभी माइग्रेन ट्रिगर होता है। ये पीरियड से 2 दिन पहले या पीरियड्स के 3 दिन बाद तक रह सकता है। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि हार्मोनल थेरेपी है या ओसीपीज़ हैं, या कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट से भी माइग्रेन हो सकता है, या फिर कोई सेडेटिव जो ले रहे हैं उससे ही माइग्रेन प्रिस्क्रिप्ट हो सकता है। तो ये ट्रिगर्स हमको ध्यान में रखने होंगे। तो ट्रिगर्स के बाद अब हम देखते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो माइग्रेन की जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल ही है, मतलब हिस्ट्री से जो पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं उस बेस पे ही हमको डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। इसमें ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कुछ रेड फ्लैग्स जिसको हम बोलते हैं कि जो ऑड पॉइंट्स होते हैं, अगर वो हमें मिलते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी है। जैसे कि हेडेक के साथ फीवर है पेशेंट को, पैटर्न जो है हेडेक का वो बहुत चेंज हो गया है पहले से अभी में, या फिर इसके साथ में जो नोज़िया वॉमिटिंग जो हो रहा है या सीवियर हेडेक है वो परसिस्टेंटली बहुत ही इंट्रैक्टेबल है, ठीक नहीं हो रहा है मेडिकेशन से, तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। या कोई वीकनेस आ रही है किसी बॉडी में किसी एक तरफ, तो हमको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एमआरआई कर सकते हैं, सीटी, फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैं, और कभी कभी अगर फीवर की हिस्ट्री है और ब्रेन हेडेक हो रहा है तो हमें कभी कभी सीएसएफ जिसको हम बोलते हैं लंबा पंचर करके इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। ना इनके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये माइग्रेन है, तो उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट पेशेंट को अगर न्यू ऑनसेट है, किसी को पहली बार हेडेक हुआ है, तो कम से कम 5 अटैक होने ज़रूरी हैं और ड्यूरेशन अराउंड 4 to 5 आवर्स का होना चाहिए हेडेक में पेशेंट को, तब हम कहेंगे कि हाँ ये माइग्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसमें जो 2 क्राइटेरिया आते हैं जिसमें कि 2 पॉइंट हैं कि पहली चीज़ है 4 पॉइंट में से ये 2 पॉइंट मिलने ज़रूरी हैं। पहला यूनिलेटरल होना, मतलब सर दर्द जो हो रहा है वो किसी एक तरफ हो रहा है, राइट या लेफ्ट, पहली चीज़। सेकंड, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी वो होना ज़रूरी है। थर्ड, पेशेंट को जो हेडेक हो रहा है वो थ्रोबिंग या पल्सिटाइल फॉर्म में है। एंड जो लास्ट है कि या तो एक्सर्शन या वर्किंग से वो हेडेक बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग है। फिर जो 1.1 जो आता है, जो उनमें से कोई सा भी एक पॉइंट अगर मिल रहा है जिसमें कि नोज़िया, वॉमिटिंग या लाइट से कोई सेंसिटिविटी है या साउंड से अगर सेंसिटिविटी है, अगर इन सब से भी ट्रिगर हो रहा है तो ये माइग्रेन की क्राइटेरिया में आता है। नाउ डायग्नोसिस के बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल जिसमें मेडिसिन हम देते हैं, एंड सेकेंड है नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल जो मेडिसिन में है उसमें एक एक्यूट ट्रीटमेंट है, जब पेशेंट को ट्रिगर हुआ है, हेडेक हो रहा है, उस समय में क्या करना है, और आगे चल के इसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो प्रिवेंटिव थेरेपी में जो रहता है उसमें प्रिवेंटिव थेरेपी में हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो एक्यूट थेरेपी में हम एनाल्जेसिस दे सकते हैं, ट्रिप्टान्स देते हैं, कभी एर्गोट देते हैं मेडिकेशंस में। एंड प्रिवेंटिव थेरेपी में हम जो देते हैं एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस रहती हैं कुछ, फिर बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस फॉर द प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ द माइग्रेन। कुछ न्यू मेडिकेशंस जो आए हैं, जैसे कि कई पेशेंट्स हैं जिनको मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्रोनिक माइग्रेन है, तो कभी कभी बोटॉक्स का हम ट्राई करते हैं। बोटॉक्स लगाया जाता है हेड पे कुछ पॉइंट से, जिससे कि माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सके। और अभी रिसेंट में एक थेरेपी आई है जिसको हम बोलते हैं CGRP एंटागोनिस्ट। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इंजेक्शंस दे करके दिया जाता है, मंथली इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पर ये उन पेशेंट में दिया जाता है क्रोनिक माइग्रेन जो कि ठीक नहीं हो रहा है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें हमें ट्रिगर को, जो इनिशियल ट्रिगर्स हमें तो वो अवॉइड करने हैं। फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो इम्पॉर्टेंट है कि पहला तो स्लीप पैटर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप पैटर्न, नाइट का स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड डिहाइड्रेशन, नो फास्टिंग, या फिर जब भी आपको भूख लग रही है तो खाना खाना ही है, उसको मील स्किप नहीं करना है। थर्ड इज़ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, बट ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। एंड द लास्ट इज़ कि जो मेडिकेशन है जो आप ले रहे हैं उसको टाइम से लेना है। तो अगर आप माइग्रेन में कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे कि इनकी डायग्नोसिस जो मैंने आपको समझाया कि यूनिलेटरल होता है, पल्सेटाइल होता है, थ्रोबिंग होता है, नोज़िया वॉमिटिंग होता है, लाइट से, आवाज़ से सेंसिटिविटी है, स्मेल से सेंसिटिविटी रहती है, प्लस इनका जो ट्रिगर है वो अगर आप अवॉइड करेंगे
तो कहीं हद तक आप अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है ट्रिगर से और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो आपको जल्द से जल्द अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। धन्यवाद।